दोस्तों, हमारे देश का जो मिशन है चंद्रयान 3 वो अपने फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि अब बस एक हफ्ता बचा है जब हमें नियरली इसकी सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिलेगी। एंड साथ ही जो इसका propulsion और जो लैंडर मॉड्यूल था उन्होंने कल सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड अकॉर्डिंगली लैंडर मॉड्यूल अपनी जर्नी की तरफ बढ़ चुका है। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है हम उसको भी अचीव करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे टारगेट्स हैं पूरे लूनर सरफेस को स्टडी करना और भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना, वो हम उनको भी अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत सारे और भी आर्टिकल्स आपको चंद्रयान 3 की रिगार्डिंग देखने को डेफिनेटली मिलते रहेंगे। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हमारी सरकार ने ना जो साइबर क्राइम्स हैं या साइबर फ्रॉड्स हैं उनको टैकल करने के लिए एक एक्शन लिया है कि अब से ना बल्क सिम कार्ड्स नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब क्या, देखो सरकार ने ना थोड़ा डेटा को स्टडी किया, उसके बाद ये चीज़ पाई कि एक्चुअल में होता क्या है ना कि कुछ लोग बहुत ही बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर आपके मोबाइल सिम उनको ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, फिर उस नंबर्स के थ्रू लोगों को कॉल करते हैं, उनको फ्रॉड करते हैं उनके साथ। एंड अकॉर्डिंगली वो अपने नंबर को बदल लेते हैं। अब इस वजह से ना सरकार ने इस चीज़ को रोक लगा दी है कि अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जो डीलर होते हैं जहाँ से आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल नहीं अपना सिम खरीदते हो, वहाँ पर ना अगर वो सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है 10 लाख रुपए का। तो सरकार ने बेसिकली डेटा को देखा है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसने इसको देखा है कि ऐसे इश्यूज आ रहे थे, लोग बल्क में सिम्स को यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंगली उस वजह से फ्रॉड्स बढ़ रहे थे। अब इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एक इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन करी है, देखो जहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पर इश्यूज बहुत सारे देखने को मिलेंगे विद रिगार्ड्स टू ड्रग्स। अब देखो जब भी हम बात करते हैं ना ड्रग्स की, तो कुछ स्टेट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे पंजाब का नाम कई बार दिमाग में आता है कि पंजाब में शायद ड्रग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। पर यहाँ पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया गया है कि जो कश्मीर वैली है ना, वहाँ पर भी जो जिस डायरेक्शन में कश्मीर वैली जा रही है ड्रग्स के मामले के अंदर, तो बहुत सारे यूथ भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा जो युवा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत बात है। तो समय रहते हुए स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि यूथ इस साइड में मत जाए, उसके ड्रग से रोका जाए, हीरोइन हो गया, इस तरह की चीज़ों से बचे। एंड अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ों की तरफ मूव करें, तो दैट विल बी अ गुड थिंग, राइट। तो दोस्तों डेट है आज की 18 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो कल ना मैंने आपको इंडियन फ्लैग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला भी था मैं इसको डिस्कस करूंगा, पर एक्चुअली ना कल मेरे रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा मैं रिसर्च कर नहीं पाया। पर चिंता मत करो, मैं कल इसके रिगार्डिंग ना पूरा डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर दूंगा। ठीक है ना, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो पीएम विश्वकर्मा, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एंड इवन हम इसको थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। थोड़ी और डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आई हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, उसने अप्रूवल दे दिया है इस पर्टिकुलर स्कीम को, राइट। ये स्कीम पहली बात तो समझो कौन सी स्कीम है, ये है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर का मतलब आप जानते हैं कि पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आएगा, पूरा पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। पर यहाँ पर हो किसकी बात रही है, देखो यहाँ पर आप समझना, जैसे आपके ना कारपेंटर होते हैं, ठीक है ना, आपके जो ब्लैक स्मिथ हो गया या फिर आपके लॉक स्मिथ हो गया, इस तरह के जो जो होते हैं ना कि तरखान हो गया, जो आपके और लोहार का काम करते हैं, ये सारे अलग अलग जो होते हैं ना, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बेसिकली आपकी जो ट्रेडिशनल स्किल्स है ना, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अब इन सभी के पास भी देखो स्किल्स होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है इनको स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करना हो। ठीक है ना, हो सकता है कुछ बहुत अच्छे लोग हों जिनको ऑलरेडी ये स्किल्स बहुत अच्छे से आते हों, पर वो चाहते हो किसी और को सिखाना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत पॉसिबल हो पाएंगी। कहने का पॉइंट क्या है कि स्किल्स सिखाए भी जाएंगे और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो एक तरह से ना यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम है। होगा क्या, ये जो लोग सीखना चाहते हैं इनको ना यहाँ पे एक काम सीखेंगे तो इनको कहीं ना कहीं स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है ना, तो स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 500 रुपया पर दिन का। साथ में ही जो बेनिफिशरीज हैं उनको कुछ औजार, जैसे मान लो कि लोहार का काम कर रहा है, इसको कुछ नए टूल्स वगैरह चाहिए हो, तो वो टूल्स वगैरह के लिए भी इनको 15,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा इनको। तो ये अलग अलग तरीके हैं। साथ में इसके अलावा ना कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है इनमें से जिनको अच्छे से स्किल्स आते हैं, वो चाहता हो कि यार मैं अपने जो काम है उसको एक्सपैंड कर पाऊँ, तो उस एक्सपेंशन के लिए इनके पास क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगी। 1 लाख तक की पहले ट्रांच में इनको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगी एंड 2 लाख की नेक्स्ट में। और साथ साथ इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंसेशनल रेट्स पे होगा, बेसिकली 5% का इनका इंटरेस्ट रेट होगा। तो इस तरह की क्रेडिट सपोर्ट के यहाँ पे प्रावधान भी हैं। ठीक है, इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा अगर एक बार इन्होंने ट्रेनिंग मिल गई, आईडी कार्ड इनको इशू होगा। तो एक तरह से ना उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको भी ये पता लग पाएगा कि हाँ यार इस बंदे का प्रॉपर स्किल्स है। और जब आपको पता होता है कि सामने वाले के पास स्किल्स है तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सारी फोकस है। तो फोकस यही है कि जो गुरु शिष्य हमारी परंपरा है
जो ट्रेडिशनल स्किल्स की परंपरा है उसको हम कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना, इस तरह के स्किल्स को हम और यहाँ पे बढ़ावा दें पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से। तो 5 साल के लिए ये स्कीम है, 23-24 से लेकर 27-28 तक। 13,000 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले, मैंने पहले ही बता दिया कौन पैसा देगा, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा देगी। फोकस क्या है, स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर। टूल किट इंसेंटिव बताया था ना 15,000 रुपए, और साथ साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, मार्केटिंग सपोर्ट हो, ये सारे अलग अलग इंसेंटिव इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आरबीआई लॉन्चेस न्यू फीचर्स फॉर यूपीआई। देखो यूपीआई तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सब में से बहुत सारे लोग भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं यूपीआई को इस्तेमाल भी करते होंगे। आप कभी अपने दोस्त को पैसा भेजने के लिए, या फिर कोई भी मतलब मान लो आप सामान खरीदने के, आजकल तो सब्जी वाले के पास भी आप आराम से यूपीआई के थ्रू आप उसको भी पैसा पेमेंट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। आप जानते हो कौन इसको रन करता है, आपका जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा। अभी क्या हुआ है ना, आरबीआई ने कुछ नए फीचर्स अनाउंस किए हैं रिगार्डिंग यूपीआई। सर क्या है ये फीचर्स? देखो फीचर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज। अगर आपको लेट से कुछ बात करनी हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर ना आप एआई पावर्ड सिस्टम के माध्यम से ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना, तो उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो ताकि आपको पेमेंट अगर ऑथराइज करनी है तो एआई पावर्ड सिस्टम वो चीज कर पाएगा। कहने का मतलब क्या, आप एआई के माध्यम से अपनी पेमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, उनको ऑथराइज किया जा सकता है। ये जो फीचर होगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम से होगा। एआई को बाकी और भी तरह से आप ना कहीं आप चैट बॉट के थ्रू भी इसके आने वाले टाइम में देखोगे। तो अलग अलग तरीके हैं इसको एआई को यूज करने के आपके यूपीआई के अंदर। इसके अलावा ना यहाँ पर क्या हुआ है, यूपीआई लाइट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये यूपीआई लाइट क्या है। देखो लाइट समझना, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ना यूपीआई लाइट की, इसका मतलब ये है कि आप ना नियर ऑफलाइन माध्यम से भी ये चीज कर सकते हो। क्या मतलब सर नियर ऑफलाइन मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ना इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के यूपीआई के माध्यम से पैसा पे कर सकते हो? आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट तो चाहिए। बट ऐसा नहीं है। होता क्या है ना, अगर मान लो आपने क्या किया, आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, तो डेबिट वाली जो फैसिलिटी होती है ना, वो आप ऑफलाइन माध्यम में भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं भी है ना, तब भी आप कुछ अमाउंट तक का पैसा आप पे कर सकते हो यूजिंग यूपीआई लाइट। आई बात समझ में? तो ये होता है यूपीआई लाइट कि आप ऑफलाइन के अंदर भी, ऑफलाइन मोड के अंदर भी आप ये चीज को आप पेमेंट कर पाओगे। पर इसकी ना कुछ लिमिट है। दरअसल में इसकी लिमिट सरकार आरबीआई ने रख रखी थी 200 रुपये, कि आप ऑफलाइन माध्यम में भी 200 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो। इस लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है 500 रुपये तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूपीआई लाइट का मतलब भी और लिमिट क्या है वो भी। इसके साथ ना एक और चीज होती है यूपीआई 123 पे। काफी सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे के अंदर। यूपीआई लाइट का तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर तो ऑफलाइन की कोशिश है, ठीक है ना, ऑफलाइन हमारा पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, नियर ऑफलाइन है। थोड़ा सा ऑनलाइन भी चाहिए होता है जब आप पैसा डालते हो, पर डेबिट के टाइम नहीं चाहिए होता। पर हमारी कोशिश है कि पूरी तरह से इसको ऑफलाइन कर दें। तो यूपीआई लाइट को आप ऑफलाइन से रिलेट करोगे। यूपीआई 123 पे का मतलब क्या है, यहाँ पर आप इसको यूज करोगे आपके जहां पे आपके स्मार्टफोन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम तो आप देखते होंगे ना, आप अपने स्मार्टफोन से आराम से पैसा पे कर देते हो। पर लेट से आपके पास कोई पुराना फोन है जैसे नोकिया का 1100, ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। उसके थ्रू कैसे सर पे होगा? तो उसके लिए हमारे पास यूपीआई 123 पे होता है। ध्यान रखना, यूपीआई 123 पे किससे रिलेटेड है? आपके जो फीचर फोन्स होते हैं उनके साथ लिंक्ड है। यूपीआई लाइट जो है वो आपका ऑफलाइन माध्यम के थ्रू आप कैसे पे कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। तो अभी चेंज क्या हुआ है, यूपीआई लाइट के अंदर अब आप पेमेंट कर पाओगे 500 रुपये तक की। ठीक है सर, ये चेंज भी पता लग गया। इसके साथ में ही, ठीक है ना, एक ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट की और अगर बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसको कर पाओगे। आप लोगों ने इस तरह की पीओएस मशीन देखी होंगी जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। तो जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी पीओएस एनेबल्ड मशीन होती हैं उसके थ्रू आप कर पाओगे। दरअसल में एनएफसी कुछ नहीं होता, आरएफआईडी आपने सुना होगा ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, उसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पर क्या होता है, आप रेडियो वेव्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हो, फिर वो डेटा को रीड करता है एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज भी हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको नए चेंजेस पता लग गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज लेक टीटीकाका। देखो इसकी ना लोकेशन जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जाओगे ना साउथ अमेरिका के अंदर, ये है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को आप देखोगे तो पेरू और बोलीविया, ये दो कंट्रीज के बीच में आपको लेक दिखेगी, दैट इज लेक टीटीकाका। तो इसकी आपको लोकेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, लेक टीटीकाका की।
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं आखिर? देखो क्लाइमेट चेंज के ना इम्पैक्ट दुनिया में अलग-अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से जो यहाँ यो इस लेक का पानी है वो इतना नीचे आ चुका है कि पहला कभी भी इतना नीचे नहीं आया था। तो वाटर फॉल जो मतलब वाटर लेवल का जो फॉल है वो बहुत ही मेजर देखने को मिला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कहाँ पर? लेक टीटीकाका के अंदर, जो कि पेरू और बोलिविया के बीच में है इन साउथ अमेरिका। अब यहाँ से आप जानते हो, आप लोगों ने ना माउंटेन्स पढ़ी होंगी, जैसे आप लोग रॉकीज माउंटेन पढ़ते हो। रॉकीज माउंटेन कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। उसी तरह से आप एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर ना एंडीज माउंटेन आती है आपकी साउथ अमेरिका के अंदर। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ना ये जो लेक टीटीकाका है ये वहीं पर सिचुएटेड है, एंडीज माउंटेन के ऊपर। आई बात समझ में? और इसकी ना हाइट काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली ना इस लेक की 3800 मीटर्स की हाइट है अबव द सी लेवल। इसलिए ना इसको वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ध्यान से वर्ड सुनना, वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी इसको माना जाता है। और ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग लेक टीटीकाका जो हमें पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसको समझते हैं कि आखिर क्या बात हुई है। देखो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट की कोशिश थी पिछले सालों के अंदर कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ठीक है, लोगों को अवेयर कराएं, ठीक है ना, लोगों का जो एक्सेस है अलग अलग पिलर्स का, हमारे ई गवर्नेंस का, वहां तक उसको लेकर जाएं, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम नोटिस करते हैं तो ओवरऑल मतलब डिजिटली हम कहीं ना कहीं इंडिया को बनाना चाहते हैं। अभी क्या हुआ है ना, यूनियन कैबिनेट ने 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, और कुछ नए फीचर्स भी इसके अंदर हमें ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बढ़े, एक्सेसिबिलिटी बढ़े, तो यहाँ पर ना 5 साल 2021-22 से 25-26 तक लगभग 15,000 करोड़ का बजट इसको एलोकेट किया गया है। अब यहाँ पर एक बात करी गई है कि 6.25 लाख जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं इनको अपस्किल किया जाएगा अंडर फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। काफी लोग ना 3 वर्ड्स के बीच में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर कौन से 3 वर्ड्स? एक वर्ड होता है आपका अपस्किल, एक होता है आपका रीस्किल, और एक होता है क्रॉस स्किल, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना इनमें कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इन 3 वर्ड्स का आखिर मतलब क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ इन तीनों के बीच में। जब मैं बात करता हूँ ना अप स्किल की, इसका मतलब होता है कि आप ना सेम ही डोमेन के अंदर अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो। सर सेम डोमेन का मतलब क्या? लेट्स से एक पर्सन है, मान लो ना कि ये कोडिंग करता है, ठीक है ना। अभी तक बिल्कुल ये बेसिक लेवल की कोडिंग करता था, अगर कल को थोड़ी एडवांस लेवल की कोडिंग करने लग जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया इसने अपस्किल कर लिया अपने आप को। आई बात समझ में? कि कोडिंग के अंदर ही, देखो समझ रहे हो, कोडिंग के अंदर ही इसने अपने आप को थोड़ा और बेहतर कर लिया, दैट इज अपस्किल। रीस्किल क्या होता है सर? फिर रीस्किल का मतलब होता है कि आप ना अपना जो तरीका है, बेसिकली अपने जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल ही चेंज कर दो। लेट्स से आज आप कोडिंग कर रहे थे, कल को आपका कोडिंग का मन बिल्कुल खत्म हो गया और आप कल को बोलते हो कि नहीं यार मैं तो ना कुछ और बनूंगा, लेट्स से मैं टीचर बनूंगा। अब देखो जो टीचर के स्किल्स हैं और जो कोडिंग बंदे वाले पे स्किल हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। तो यहाँ पर ना इसने कोई नए स्किल्स सीख लिए, बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स, दैट इज नोन एज रीस्किलिंग। सर क्रॉस स्किलिंग का मतलब क्या होता है? देखो क्रॉस स्किलिंग का, जैसे मान लो कि एक बंदा था, वो कंपनी में काम कर रहा है, वो कोडिंग कर रहा है लेट्स से, पर इसको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि यार मैं अपनी कंपनी में जैसे जैसे ग्रो कर रहा हूँ ना, कल को मुझे मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि कल को मेरे नीचे लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मैनेजरियल स्किल्स भी चाहिए होंगे। तो इसने ना कोडिंग के साथ साथ अपने मैनेजरियल स्किल्स को भी यहाँ पे इंप्रूव कर लिया ताकि कल को उसको दिक्कत ना आए। इसको बोलते हैं क्रॉस स्किलिंग। आई होप आपको फर्क समझ आया होगा। तो फर्क सिर्फ इतना है, अप स्किलिंग के अंदर आपका जो डोमेन होता है उसी को आप थोड़ा और बढ़ा देते हो, रीस्किलिंग के अंदर आप बिल्कुल कुछ नए रोल्स या नए चीजों स्किल्स के सीख लेते हो जो कि रिलेटेड नहीं होते। क्रॉस स्किलिंग के अंदर होता है आप अपने स्किल्स को और एक्सपैंड करते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करते हो। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, 6.25 लाख आपके आईटी प्रोफेशनल्स को आप अप स्किल करोगे, उनको यहाँ पे उनके जो डोमेन के अंदर स्किल्स है उनको और बढ़ाओगे। साथ में ही हमारे 1200 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनको सपोर्ट दी जाएगी। उसी के साथ ना यहाँ पे भाषणी को एक्सटेंड किया जाएगा। भाषणी क्या है सर? यहाँ पे ये भाषणी, देखो भाषणी की फुल फॉर्म होती है आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। देखो आपको अलग अलग, जहाँ पे दुनिया में अलग अलग कंटेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी, उन चीज़ों को ना हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आप चाहे मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, ये जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, इसके अंदर भी आप अपने कंटेंट को देख पाओ, उसका यहाँ पे फोकस है। तो भाषणी प्लेटफॉर्म है ना, उसी को कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। आप जानते हो ना, जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है बेसिकली उसी का पार्ट है, मतलब उसी को कर रहा है आपका जो भाषणी।
तो ये सारा डेटा वगैरह जो होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा, ये आपके स्टार्टअप्स को मिलेगा, एमएसएमईज को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली वर्क कर पाएंगे। दैट इज भाषिणी। साथ ही नए 9 सुपर कंप्यूटर भी यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। साइबर अवेयरनेस कोर्सेज आपके स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किए जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऊपर से जो हमारा उमंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 540 नई सर्विसेज देखनी जाएंगी। सर उमंग क्या है? अब यहाँ पे देखो, उमंग है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये ना एक तरह की ऐप है, ठीक है ना। इस ऐप के अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज आपको दे रही हैं, ठीक है ना, उन सभी का एक ही जगह के ऊपर आपको चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज होता पता क्या है, आपको पता ही नहीं लगता यार आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज है और कहाँ पे जाके मिलेंगी। तो सारी चीजें ना हमारी गवर्नमेंट ने एक सिंगल ऐप के अंदर दे दी हुई हैं। और ये सिंगल ऐप के अंदर आपको लैंग्वेज भी आप अपनी चूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। तो पूरी इंडिया की जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। करंटली ना 2000 से भी ज्यादा सर्विसेज थी, अब 540 सर्विस और ऐड हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नेंस है, ईज ऑफ लिविंग है, ये सारी चीजें बेहतर हो पाएंगी अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। अभी क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो आईआरएफसी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसका होल्डिंग सेल करना थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। देखो थोड़ा इसको भी समझते हैं। जैसे लेट से एक कोई कंपनी है, अब कंपनी मान लो मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है, तो एक तो बात होगी कि उसको लिस्ट होना पड़ेगा अब अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो वो कर सकती है आईपीओ के माध्यम से पैसा रेज कर सकती है, जिसको बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार आप पब्लिक से पैसा लेते हो, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी थी या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी थी, कहीं ना कहीं उसने पहली बार नए इन्वेस्टर्स को पैसा यहाँ से उनके थ्रू रेज किया। फिर इसको अगर दोबारा वो करती है तो और नए शेयर्स को और इशू करती है, तो उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, एफपीओ आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये तो पैसा रेज करने के तरीके हो गए। पर इसके अलावा भी ना एक सिंपल तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपने शेयर सेल कर सकते हो। जैसे मान लो ओनर है कोई कंपनी का, वो चाहता है अपने स्टॉक्स, अपने शेयर को कहीं ना कहीं कम करना चाहता है, अपनी शेयर होल्डिंग को डिल्यूट करना चाहता है, कम करना चाहता है उस चीज को। या फिर जैसे एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसकी मालिक कौन है? आपकी सरकार है। सरकार चाहती है अपनी शेयर होल्डिंग को कम करना, तो अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने का ना एक तरीका होता है ऑफर फॉर सेल। इसके अंदर क्या होगा, आप डायरेक्टली ये चीज कर पाओगे। आईपीओ और एफपीओ का ना प्रोसेस बहुत लंबा होता है और यहाँ पर आपको नए शेयर इशू करने पड़ते हैं। पर ऐसा केस में यहाँ पे नहीं देखा जाता जो आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आप अपनी शेयर होल्डिंग रूल्स को मीट करने के लिए आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर पाओगे। ध्यान रखने वाली बात यह है ना, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर उन्हीं प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल है जिनकी 10% से ज्यादा कंपनी की शेयर कैपिटल है, प्लस साथ ही साथ आप जब शेयर्स को यहाँ पे इशू करोगे तो 25% जो शेयर होंगे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को जाएंगे, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 10% तो होना ही होना चाहिए। तो कहने का पॉइंट मेरा बस इतना है कि यहाँ पर भी ना ये एक तरह का तरीका ही है जहां पर आप क्या कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है या जो आपके प्रमोटर है वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। अब जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो उसका ओनर कौन हो गया? हमारी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी अपनी कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग को यहाँ पे कम ही तो कर रही है। तो वो एक तरीका हो जाता है उनके लिए, ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये चीज वो कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एक ही दिन के लिए ओपन होता है और जो इतना तामझाम होता है ना आईपीओ वगैरह के टाइम के ऊपर, बहुत लंबा प्रोसेस होता है अपने आप में, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर आप बड़े आराम से ये चीज कर पाओगे। ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर होते हैं आपके नए शेयर्स इशू किए जाते हैं आपकी कंपनी के द्वारा। यहाँ पर जब ऑफर फॉर सेल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आपके जो ओनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं, उसी को हम बोल देते हैं ऑफर फॉर सेल। तो अभी किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प के रिगार्डिंग इसकी बात हो रही है। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज के बेस के ऊपर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। विश्वकर्मा योजना मैंने आपको दोबारा दे दिया है, वैसे मैं इसको बता ही देता हूँ, कल भी आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो विश्वकर्मा योजना जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल फॉल्स है। अभी हमने देखा कैसे जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं उनका हम उनको स्किल बिल्डिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार आंसर बताता हूँ। विंडफॉल टैक्स की हमने बात करी थी, तो क्या ये इंपोर्ट सब्सिडीज के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। विंडफॉल टैक्स तो ये था कि अगर आपको लेट से बहुत सारा अचानक से प्रॉफिट हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है ना, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको विंडफॉल बोलते हैं। कावेरी वाटर शेयरिंग, तो इसमें भैया महाराष्ट्र है क्या? नहीं है महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन है हमारा? बताओ। यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पुडुचेरी, ये हमें देखने को मिलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। विश्वकर्मा योजना हमने समझ ही लिया। पब्लिक डेट पे अभी हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं वो पैसा है जो गवर्नमेंट ओ करती है एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को और डोमेस्टिक वेंडर्स को, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगर आपको आज के लेक्चर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।